राजा विक्रमादित्य विद्वानों का बहुत आदर सत्कार किया करते थे और उनकी यथासंभव सहायता भी करते थे। उनकी उदारता का आलम था कि उनके दरबार में पहुंचा कोई भी ज्ञानी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके राज्य में ज्ञानदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। विद्वान और गुणवान होने के बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी गरीबी का आलम यह था कि उसके परिवार वालों को अन्न के अभाव में कई बार उपवास तक करना पड़ता था। एक दिन तंग आकर ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हम कब तक ऐसी गरीबी में दिन बिताएंगे? आपको कुछ करना चाहिए। इस प्रकार केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना उचित नहीं। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं स्वयं भी अपनी गरीबी से परेशान हूँ, लेकिन कोई उपाय नहीं सोचता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? इस पर पत्नी ने कहा, सुना है राजा विक्रमादित्य गुड़ियों का बहुत सम्मान करते हैं। आप उनके दरबार में क्यों नहीं जाते? मुझे पूरा भरोसा है कि आपके वहाँ जाने पर राजा हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, यह ठीक ही कह रही है, मुझे जरूर राजा के पास जाना चाहिए। अब केवल वही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ब्राह्मण ने विक्रमादित्य के पास जाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन ब्राह्मण राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा की प्रसन्नता के लिए वह अच्छे अच्छे श्लोक बनाता जा रहा था। विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचने पर उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। विक्रमादित्य ने उनका आदर स्वागत किया और कहा, आइए ब्राह्मण देवता, आपका मेरे राज्य में स्वागत है। आप कहाँ से पधारे हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ। विक्रमादित्य भगवान शिव के भक्त थे। ब्राह्मण को भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत से आया जान विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए और जिज्ञासावश ब्राह्मण से प्रश्न किया, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। बताइए, भगवान शंकर वहाँ कुशल से तो हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, क्या आपको नहीं मालूम कि भगवान शंकर का स्वर्गवास हुए काफ़ी समय हो गया है? ब्राह्मण के मुख से ऐसी अनहोनी बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य चौंक पड़े, लेकिन खुद को संयत करते हुए उन्होंने पुनः पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? भगवान शिव का स्वर्गवास हो गया, लेकिन वह तो अजर अमर हैं, फिर उनका स्वर्गवास कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं आपको सारी बातें सच सच समझाता हूँ। आप जानते ही हैं कि भगवान शंकर के शरीर से आधा भाग तो भगवान विष्णु ने पहले ही हर लिया था और शेष आधा भाग माता पार्वती के हिस्से में आ गया। उनकी जटाओं में विराजी गंगा जी समुद्र में समा गईं। उनके गले में लिपटे रहने वाले सर्प पाताल लोक में चले गए और उनका यश आपके पास आ गया। बाकी बचा उनका भिक्षा पात्र, वह मुझ गरीब ब्राह्मण के हिस्से में आ गया। अब आप ही बताइए राजन कि भगवान शिव कहाँ हैं? विक्रमादित्य ने ब्राह्मण का अर्थ को समझा। ब्राह्मण की इस चतुराई बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। अब बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो भी चाहिए निसंकोच होकर बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं गरीबी से बेवश हूँ। एक भैंस और कुछ धन मिल जाए तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। यह सुनकर विक्रमादित्य ने तुरंत खजांची को बुलाया और पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने एक दरबारी को आज्ञा दी कि ब्राह्मण को एक अच्छी सी दुधारू भैंस दी जाए। खजांची ने राजा के हाथों ब्राह्मण को पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं दान करा दी, लेकिन जिस दरबारी को भैंस लाने और देने के लिए कहा गया था वह बहुत चालाक था। उसे राजा के द्वारा ब्राह्मण का इस प्रकार सम्मान करना और सहायता करना बुरा लगा। उसने एक भैंस मंगवाई और राजा के हाथों ब्राह्मण को दान करवा दी। भैंस वैसे तो देखने में बहुत अच्छी नस्ल की थी, लेकिन असल में वह दूध देने वाली नहीं थी। जब ब्राह्मण ने भैंस को देखा तो दरबारी की चालाकी समझ गया। भैंस का कोई बच्चा भी नहीं था, अब क्या किया जाए? ब्राह्मण इसी सोच में पड़ गया। कुछ देर विचार करने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह भैंस के पास गया और उसने कान के पास अपना मुंह लगाकर कुछ कहने का नाटक किया। फिर उसने भैंस के मुंह के पास में अपना कान लगाया, जैसे कि भैंस कुछ कह रही हो और वह सुन रहा हो।
विक्रमादित्य सहित सभी दरबारी ब्राह्मण का यह सारा कार्य कौतूहलवश देख रहे थे। भैंस के मुंह के पास कान लगाए कुछ पलों के बाद ब्राह्मण ने अपना मुंह ऐसे बनाया जैसे कोई बुरी बात सुन ली हो। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण सीधा खड़ा हो गया। विक्रमादित्य को यह सब बहुत विचित्र लगा। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं इस भैंस से पूछ रहा था कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, क्या बच्चे के बिना दूध दे दोगी? विक्रमादित्य ने उत्सुकतावश पूछा, तो भैंस ने क्या कहा? ब्राह्मण इसी प्रश्न के इंतजार में था। उसने कहा, महाराज, यह कह रही है कि इसके पति को सतयुग में महिषासुर ने मार दिया था, तभी से यह विधवा है और इसकी कोई संतान भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बस अपनी जीवन नैया खींच रही है। ब्राह्मण के इस चतुराई भरे उत्तर को सुनकर विक्रमादित्य को समझते देर न लगी कि जिस दरबारी को भैंस लाने का काम सौंपा गया था उसने भैंस के चुनाव में चालाकी की है और बिना दूध देने वाली बूढ़ी भैंस लाकर दान करा दी है। इस पर विक्रमादित्य को बहुत क्रोध आया और उन्होंने दरबारी को इस धूर्तता के लिए बहुत फटकारा। इसके बाद विक्रमादित्य ने एक स्वस्थ दूध देने वाली अच्छी सी भैंस मंगाकर ब्राह्मण को दान में दे दी। भैंस और स्वर्ण मुद्राएं पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। फिर वह विक्रमादित्य का गुणगान करता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। दूसरी कहानी। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे और स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुणों की उनके यहाँ कोई कदर नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वार तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणवान था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था और कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह धृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कान में वादन का स्वर पड़ा और वह बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। साजिंदा गलत राग बजाया जा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभालकर टिप्पणी करने के लिए कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वे बहुत बड़े कलापारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं मगर कलापारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन राजा की समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने यह भी बता दिया कि वह साजिंदा किस तरह बैठा हुआ है। अब द्वारपाल से ना रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर सज़ा भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच साबित नहीं हुई। अब द्वारपाल अंदर गया और राजा के कानों तक सारी बात पहुंचाई। विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि वह युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहाँ एक वादक की उंगली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया गया। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच ही बड़ा ही ज्ञानी था और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का हृदय जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नर्तकी बहुत ही सदा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर रसास्वादन कर रहे थे। तभी न जाने कहाँ से एक भंवरा आकर नर्तकी के पास बैठ गया।
नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और ना ही अपने हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि उसकी भाव भंगिमाएं गड़बड़ हो जाती। उसने बड़ी चतुराई से सांस अंदर की और खींची और पूरे वेग से भंवरे पर छोड़ दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भंवरा उड़कर भाग गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी न ताड़ सका, मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया। वह वाह वाह करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। विक्रम को भी यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने के लिए कहा। तब युवक ने राजा को भंवरे वाली सारी घटना बताई। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भाव भंगिमा को नष्ट किए लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया वह पुरस्कार के योग्य थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान वहाँ गया ही नहीं तो उसे पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रम ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। अब विक्रम का क्रोध गायब हो गया। उन्होंने नर्तकी और उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। अब विक्रम की नज़रों में उस युवक का महत्व बढ़ चुका था। जब भी कोई समाधान ढूंढना होता उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता और उसके परामर्श को गंभीरतापूर्वक लिया जाता। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आगे है, पर वह युवक उन सबसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई मतैक्य नहीं हुआ तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया और महल में गूंगी बहरी नौकरानियों को नियुक्त कर दिया। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देखरेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक उनका, एक महामंत्री का, एक कोतवाल का और एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष के बाद जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो है? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के पुत्र ने सब कुशल है कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी। कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है, ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेईमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी। चारों के जवाबों को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ। सबका पालन पोषण एक वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज ऐसे दानी थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। उन्होंने ब्राह्मण की चतुराई पर उसे धन ही नहीं बल्कि एक अच्छी नस्ल की दुधारू भैंस भी दान में दी। क्या तुमने कभी ऐसा दान किया है? यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। राजा भोज के पास पुतली के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, अतः वह हर दिन की भांति सिंहासन पर बैठे बिना ही वापस अपने महल में लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।